हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे अपने घरों में और सब अपनी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे आगामी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के सेकंड सेम जो है, उसमें जो हिंदी कंपलसरी है बीकॉम सेकंड सेम में, उसका हम विषय लेकर आए हैं। और ये आपका जो विषय है हिंदी का जो है फर्स्ट यूनिट से है। फर्स्ट यूनिट जो आपकी डिवाइड है वो हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास से है। और इसमें फिर दूसरा आपका टॉपिक है हिंदी गद्य की विविध विधाओं का परिचय। इस प्रकार से आपका सारा सिलेबस जो है वो 4 यूनिट में डिवाइड है। और जो है पहली यूनिट काफ़ी लेंदी है, इसलिए हम धीरे धीरे इसको अलग अलग पार्ट में आपको देंगे। अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इसको सारे को हम एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। तो आज जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लेकर आए हिंदी गद्य का साहित्य का जो उद्भव हुआ वह किस तरह से हुआ। ठीक है, तो जो हिंदी गद्य का जो उद्भव है उसके बारे में सिर्फ समझाएंगे आपको। विकास जो हुआ वह अलग अलग युग में हुआ। भारतेंदु युग में अलग हुआ है, ठीक है, द्विवेदी युग में अलग हुआ है, उसके बाद जो है छायावादी युग में अलग हुआ है। तो ये अलग अलग युग में डिवाइड होगा आपका ये जितने भी पार्ट होंगे। लेकिन आज जो सिर्फ आपको समझाया जाएगा वो उद्भव के बारे में समझाया जाएगा कि जो हिंदी गद्य की शुरुआत हुई वो कैसे हुई। ठीक है, इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना जिससे आपका टॉपिक ये क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली दोनों भाषाओं में हुआ। समझ में आया ये? कह रहे हैं कि हिंदी गद्य का जो उद्भव और विकास हुआ ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली दोनों भाषाओं में हुआ। इसके विकास में कलकत्ता में 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रमुखता भूमिका रही। लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर, सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान, सदन लाल ने सुख सागर और ईशा अल्लाह खान ने रानीकेत की कहानी का रचना की। और इन साहित्यकारों ने खड़ी बोली और ब्रजभाषा में संबंधित अनेक रचनाएं की। तो इसमें बताया गया है कि जो हिंदी गद्य का उद्भव का जो मतलब जो विकास उद्भव हुआ वह कैसे हुआ, वह ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं में हुआ। और जो उस वक्त 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में एक जो है स्थापना की गई थी इसको हिंदी को बढ़ाने के लिए, जिसमें लल्लू लाल जी ने अपना ग्रंथ लिखा प्रेम सागर, सदल मिश्र जी ने लिखा नासिकेतोपाख्यान और सदा सुख लाल जी ने लिखा सुख सागर और ईशा अल्लाह खान ने लिखी रानी केतकी की कहानी। तो इन रचनाओं के माध्यम से क्या हुआ, गद्य का जो है विकास हुआ। जो हिंदी गद्य का जो उद्भव हुआ इनके उस वजह से जो है उद्भव की यानी कि शुरुआत हुई। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। फिर देखिए ब्रजभाषा की जो प्रारंभिक रचना है, अभी आपको बताया था कि इन चारों ने जो है ब्रजभाषा में भी लिखा और खड़ी बोली में भी लिखा। तो पहले हम देखते हैं ब्रजभाषा का जो प्रारंभिक रूप है वह कैसा है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी ने श्रृंगार रसमंडन की रचना ब्रजभाषा गद्य में की थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि जो ब्रजभाषा में पहले रचनाएं होती थी वो गद्य में होती थी, लेकिन जो बाद में रचनाएं हुई ब्रजभाषा में वो काव्य की हुई। ठीक है, तो उसके बाद दो वार्ता लिखी गई, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। अब ये 84 वैष्णव की वार्ता क्या है, जो ये वल्लभाचार्य जो पुत्र हैं विठलनाथ, इनके विठलनाथ जी के पुत्र थे गोकुलनाथ। ठीक है, ये गोकुलनाथ जी थे, इन्होंने इनकी रचनाएं की थी। और ये 84 जो थे वैष्णव थे, उनके आपस में जो बातचीत होती थी उसकी वजह से उन्होंने ये पुस्तक लिखी 84 वैष्णव की वार्ता। यहाँ पर 252 वैष्णव थे, उनकी वार्ता लिखी गई जो आपस में उनकी बातचीत होती थी। अब देखिए जो वल्लभाचार्य हैं और ये जो विठलनाथ जी हैं, इनके अंतर्गत 200 आए हैं, 84 आए हैं और इनके अंतर्गत ये 252 आए हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। दोनों रचनाओं के रचनाकार गोकुलनाथ जी हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है ऊपर। 84 वैष्णव की वार्ता 17वीं सदी में लिखी गई, इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों के जीवन वृत्त है। देखिए मैंने अभी आपको समझा दी थी ये बात। जबकि 252 वैष्णव की वार्ता औरंगजेब के काल में लिखी गई। इसमें औरंगजेब के बारे में तो सब जानते ही हैं, मुगल काल शासन था उस वक्त। ये औरंगजेब जी जो थे
उस शासनकाल के 5वें थे। इसमें गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का जीवन वृत्त है। पहले में जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, 284 वाले जो हैं, और 252 वाले किसके हैं? विट्ठलनाथ जी के, जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया है। किसमें? अष्टयाम में। ये नाभादास जी ने लिखी है। यह ब्रजभाषा में लिखा गया गद्य है। ठीक है, गद्य लेखन के सम्यक प्रचार होने के कारण ब्रजभाषा गद्य पूरा विकास नहीं हो सका। क्या कह रहे हैं ये? कि गद्य लेखन का सम्यक प्रचार प्रसार न होने के कारण, यानी कि पूरी तरह से जो गद्य लेखन जो है अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं हुआ, जिसकी वजह से ब्रजभाषा का विकास भी नहीं हो पाया था। अब देखिए आगे आपको हम बता रहे हैं ब्रज भाषा की जो गद्य की प्रारंभिक रचना और उनके रचनाकार। जैसे कि हमारा टॉपिक आपको पता है, चल ही रहा है, हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव कैसे हुआ। हम गद्य का उद्भव देख रहे हैं इसमें। तो गद्य का उद्भव जो हुआ वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा के माध्यम से हुआ, इतना आप याद रखना। ठीक है, अब ब्रज भाषा की जो प्रारंभिक रचना है श्रृंगारस मंडन, इसके रचनाकार विट्ठलनाथ जी, अष्टयाम नाभादास, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ, 252 वैष्णव, ये आपको बताई दी है गोकुलनाथ। फिर है अघन महामत्य बैकुंठ मणि शुक्ल जी, वैशक महामत्य बैकुंठ मणि शुक्ल की, बेताल पचीसी जो है श्रुति मिश्र की। अब ये जितनी भी आपको मैंने रचनाएं बताई हैं, ये सारी रचनाएं किस में है? ब्रज भाषा में है। और ये ब्रज भाषा की प्रारंभिक रचनाएं हैं और ये सारी ही किस में है? गद्य में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चले हैं खड़ी बोली की गद्य की प्रारंभिक रचनाएं। अब हमने ब्रजभाषा तो देख ली, अब है खड़ी बोली। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हिंदी भाषा का उद्भव हुआ वह खड़ी बोली और ब्रजभाषा से हुआ। इतना दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना। ब्रजभाषा की मैंने जो प्रारंभिक रचनाएं वो आपको मैंने समझा दी हैं। अब है खड़ी बोली। खड़ी बोली की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, खड़ी बोली की महत्वपूर्ण पुस्तक चंद छंद वर्णन की महिमा है। यह कवि गंग द्वारा लिखी गई। इसकी रचना सम्राट अकबर के समय में हुई थी, जो 1741 में रामप्रसाद निरंजन ने भाषा योग वशिष्ठ के नाम से ग्रंथ की रचना की खड़ी बोली में की। अब देखिए आपके सामने ये दो रचनाएं आ गई। कौन कौन सी रचनाएं आ गई आपके? एक चंद छंद वर्णन की मैया, जिसमें कवि गंग ने लिखी है, किसमें? खड़ी बोली में। दूसरी कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ, ये किसने लिखी है? रामप्रसाद निरंजनी ने खड़ी बोली में। ठीक है, दो रचनाएं आपकी खड़ी बोली की हो गई। अब देखिए आगे, लल्लू लाल ने लल्लू लाल से पहले भी खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप था। परिमार्जित का मतलब होता है सुधरा हुआ रूप। जो भाषा है, परिमार्जित जो होता है शब्द, उसका मतलब होता है कि सुधरी हुई भाषा। जो पहले भाषा थी वो सुधरी हुई नहीं थी, थोड़ा उसमें जो है कहते हैं कि समझ में भी नहीं आती थी, तो उसमें सुधार किया गया, तो उसको परिमार्जित बोला गया। अब देखिए आगे, मुंशी सदा सुखलाल, इनका हम पहले भी आपको बता चुके हैं पहले वाले पैराग्राफ में। लल्लू लाल ने पहले खड़ी बोली गद्य के परिमार्जित रूप था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निरंजनी को, निरंजनी जो आपकी रामप्रसाद निरंजनी हैं, जिन्होंने भाषा योग वशिष्ठ ग्रंथ लिखा, इनको प्रथम प्रथम गौड़ गद्य लेखक मानते हैं। तो ये वाले जो हैं रामप्रसाद निरंजनी गद्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं। ये भी पॉइंट्स आप याद रखना। अब देखिए लल्लू लाल जी, थोड़ा सा ये जो लेखक है इनके बारे में जान लेते हैं। लल्लू लाल जी उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी के ब्रजभाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। माधव विलास, सभा विलास, ब्रजभाषा पद्य के संज्ञा ग्रंथ में इन्होंने प्रकाशित किए। इन्होंने प्रेम सागर में विष्णु पुराण के 10वें स्कंद का हिंदी में अनुवाद किया। ये 3-4 पॉइंट है, इनको आप नोट कर लेना। फिर है सदल मिश्र, बिहार के निवासी थे, ये भी चीज़ है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली में गद्य पुस्तक नासिकेतोपाख्यान लिखी। चलिए आगे चलते हैं। मुंशी सदा सुखलाल दिल्ली के निवासी थे। इन्होंने विष्णु पुराण से प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी जो पूरी नहीं हुई। इन्होंने सुख सागर में श्रीमद् जो भागवत है हिंदी का ग्रंथ, उसमें हिंदी अनुवाद किया है। मुंशी जी ने हिंदुओं की विशिष्ट बोलचाली भाषा ग्रहण की और उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। आगे राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। उन्होंने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजाहितैषी नामक पत्र प्रकाशित किया और 1862 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद सरस्वती विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। अभिज्ञान शकुंतलम जो लिखा हुआ है वो संस्कृत में है। ठीक है, उसका इन्होंने अनुवाद किस में किया? हिंदी में किया। ठीक है,
किसमें किया? खड़ी बोली में किया, क्योंकि इस वक्त हम खड़ी बोली के बारे में पढ़ रहे हैं। हिंदी के रक्षकों में बाबू श्री प्रसाद सितारे हिंद के साथ साथ पंजाब के बाबू नवीन चंद्र राय भी शामिल थे। हिंदी के पक्षपातियों से उन्हें बराबर संघर्ष किया। उर्दू के पक्षपातियों से, उस वक्त जो है मुगल काल था, तो उर्दू का ज़्यादा उस वक्त बोलचाल में उर्दू चल रही थी, मदरसों में भी उर्दू थी, हिंदी की कहीं जान पहचान नहीं थी। तो धीरे धीरे इन लोगों ने हिंदी को जो है बढ़ावा दिया और हिंदी में जो खड़ी बोली और ब्रज भाषा के माध्यम से इन्होंने गद्य को बढ़ावा दिया उस वक्त मुगल काल में। ठीक है, संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पूर्व हिंदी गद्य की दो शैलियाँ विद्यमान थी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी ये कौन है। एक तो उर्दू फारसी के शब्दों से युक्त खिचड़ी हिंदी भाषा, जिसका प्रतिनिधित्व श्री प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे, ये हम अभी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। दूसरी शैली संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी थी, है ना, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा कर रही थी। भारतेंदु जी ने अपनी भाषा के लिए मध्यम मार्ग अपनाया। अब इतना यहाँ आप समझ लीजिए कि जो, एक मिनट जरा इसको थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि उस वक्त जब हमारा देश जो है आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो उस वक्त जो भाषाएं चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? दूसरी शैली संस्कृत शब्दों से युक्त हिंदी थी, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? राजा लक्ष्मण सिंह कर रहे थे। और पहली जो थी उर्दू फारसी के शब्दों से युक्त हिंदी भाषा, जिसका प्रतिनिधित्व श्री प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे। अब ये भारतेंदु जी जो थे ये बाद में आए इनके, और जो आपका जो विकास हुआ, पहले आपका उद्भव बता दिया ये हमने, अब तो ये उद्भव चल रहा है, लेकिन जो विकास हुआ है वो भारतेंदु जी युग से ही हुआ था। ठीक है, अब आते हैं इंशा अल्लाह खां पर। ये एक प्रसिद्ध शायर थे, दिल्ली उजड़ने के बाद लखनऊ चले गए थे। इंशा ने रानीखेत की कहानी की रचना 1855 से 1860 के बीच की, यानी कि 5 साल में ख़त्म की। हिंदी गद्य की 4 प्रारंभिक लेखकों में इंशा की सबकी भाषा चटकीली और मुहावरेदार है। इन चारों लेखकों का रचनाकाल लगभग 1800 ईस्वी के आसपास का है। अभी मैंने आपको बताया ना कि देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त ये सब लिखा गया था, इसलिए हिंदी गद्य का सूत्रपात 1800 ईस्वी के पास ही समझना चाहिए। हिंदी की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन विकास नहीं हुआ था, सिर्फ उद्भव हुआ, है ना, जन्म हुआ उस वक्त। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार प्रकाशित किया। इस पत्र को भाषा उर्दू में पुख्ता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने निम्नलिखित पुस्तकें लिखी। ये पुस्तकें भी आप ध्यान रखना कि उन्होंने कौन कौन सी लिखी और उन्होंने कौन सा पत्र निकाला, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए पुस्तकें देख लें इनकी। आलसियों का कीड़ा, मानव धर्म का सार, इतिहास तेमीर नाशक, राजा भोज का सपना, उपनिषद सार और भूगोल हस्तामलक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें ये जो है सितारे हिंद जी हिंदी के पक्षधर थे। उस वक्त मैंने अभी आपको बताया कि उर्दू प्रचलन में थी, उर्दू ही ज़्यादा जो है शिक्षा भी जो उर्दू में ही दी जाती थी, मुगल काल था उस वक्त। लेकिन जो है ये सितारे जो थे हिंदी के पक्षधर थे, और जो उस वक्त हिंदी में बढ़ावा दे रहे थे, तो इन लोगों को उर्दू के जो जानने वाले थे या मानने वाले थे, उन लोगों के साथ बहुत इन लोगों को संघर्ष भी करना पड़ा था। इन्होंने बड़ी चतुराई से हिंदी की रक्षा की, अन्यथा मुसलमान नेता हिंदी की स्कूली शिक्षा से बाहर ही कर देते। आप समझ रहे हैं ना, आप क्या समझाना चाह रहे हैं। सितारे हिंद जी ने हिंदी की रक्षा की और महान कार्य किए। सर सैयद अहमद खां का बराबर विरोध करते रहे। सर सैयद अहमद खां जो है उर्दू को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदी भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश की पहचान है। भले ही यहाँ पर कितने ही लोगों ने शासन किया, परंतु संस्कृत के बाद आपको पता है जो हिंदी का जो आपका विकास हुआ है वो संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद फिर हिंदी आई, फिर ये ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये सब भाषाओं का आपका, खैर इतना डीपली तो टॉपिक नहीं जाता है, बस आपको तो ये समझना है इसमें कि उद्भव कैसे हुआ, है ना। अब आगे देखिए, ये सर सैयद अहमद के साथ विरोध करते रहे। ईसाई पादरियों ने हिंदी गद्य के विकास के लिए बाइबल का हिंदी में अनुवाद कर उसका वितरण किया, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने जो बाइबल का जो अनुवाद करवाया था वो अपनी पुस्तक को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अनुवाद कराया था, क्योंकि जिस वक्त अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उस वक्त जो है उन्होंने लोगों को
अंग्रेजी सिखानी शुरू की। क्यों सिखानी शुरू की? क्योंकि वो इतने तो लोग काम के लिए बाहर से नहीं ला सकते थे अपने देश से, तो उन्हें भारत के लोगों से काम कराना था। तो इसलिए उन्होंने लोगों को अंग्रेजी सिखानी शुरू की, जिससे वो लोगों से काम ले सकें। क्योंकि उनको जो है भाषा में एक दूसरे से बात करने में परेशानी होती थी। तो जिन लोगों ने भी शासन किया, उन लोगों ने अपने काम के बढ़ाने के लिए वो चीज़ की, ठीक है। अब आगे समझिए, ब्रजभाषा धीरे धीरे समाप्त हो गई तथा साहित्य खड़ी बोली में रचा जाने लगा। राष्ट्रीयता व स्वाभिमान की इच्छा इस युग में विकसित हो गई। राष्ट्रीयता और स्वाभिमान, उससे पहले जो है राष्ट्रीयता की कविताएं नहीं लिखी जाती थी। जब देश आज़ादी की बातें छिड़ने लगी, तब राष्ट्रीयता की जो है कविताएं या गद्य पद्य जो भी लिखा जाना था वो लिखा जाने लगा। ठीक है। एक और व्यक्ति रूढ़ियों में अंधविश्वास से मुक्त हो रहे थे। तो पता है आपको, हमारे देश में जो है रूढ़िवादिता, अंधविश्वास जो है पहले से ही चले आ रहे हैं, आज भी व्याप्त है हमारे देश में, लेकिन अब उतनी मात्रा में नहीं है जितना कि 1800 ईस्वी में था। अब तो 21वीं सदी चल रही है, काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, हिंदी आपने उस वक्त तो मैंने आपको दिखाई थी ब्रजभाषा की रचनाएं। अब देखिए खड़ी बोली की प्रारंभिक रचनाएं जो है और उनके रचनाकार कौन है। पहले है भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, जो कि आपको भी बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें प्रथम क्या माना है, गद्य लेखक माना है। फिर है पद्य भाषा अनुवाद पंडित दौलत राम, मंडोवर का वर्णन पंडित दौलत राम, सुखसागर सदा सुखलाल, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, ये हम ऊपर भी पढ़कर आ चुके हैं इनके बारे में। फिर है रानीखेत की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां, ये मैं अभी आपको ऊपर ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ये वाली भी एक्सप्लेन हो चुकी है आपको। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो ये वीडियो सभी को शेयर करें, जिससे यह टॉपिक उनको भी क्लियर हो जाए। और इस टॉपिक का नाम सिर्फ इतना ही है अभी, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हिंदी गद्य का उद्भव, सिर्फ उद्भव दिखाया है मैंने यहाँ पर, अभी विकास नहीं बताया है। क्योंकि विकास मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, भारतेंदु द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर छायावादोत्तर युग। ठीक है। इन चारों युग में ये डिवाइड है विकास। तो विकास की मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए, जिससे वीडियो लेंदी ना हो, इस वजह से मैंने आधा ही टॉपिक अभी क्लियर किया है। पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और पसंद आई है तो शेयर के साथ लाइक भी करिए।